वेलकम बैक बचा पार्टी। तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में क्या बता रहा था तुम लोगों को? आई वाज टेलिंग यू कि यार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसकी एप्लीकेशंस और उसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले अब आप लोगों ने क्या देखना है कि टॉप मोस्ट पे आपको दिखेंगे लो रिडक्शन पोटेंशियल वाले स्पीशीज। ये बात तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ये पड़े हुए नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के साथ स्पीशीज। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन आ जाती है, जिसका आपको पता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन 0 है। नीचे आ जाते हैं फिर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स। डन हो गया जनाब। अब हम लोगों ने क्या देखना है कि इसमें हमारे पास दो तरह की स्पीशीज होंगी। एक स्पीशीज जो है वो अपर होगी, अपर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि ऊपर वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर एक स्पीशीज होगी, और एक होगी लोअर स्पीशीज, लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आपने याद क्या रखना है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिथियम टॉप मोस्ट स्टार्ट कर ले -3.04 वोल्ट्स और आ जाए फ्लोरीन की तरफ जो कि है +2.85 वोल्ट्स। तो अब मैं किसी भी ऊपर और नीचे वाले दो को कंपैरिजन कर लूं तो बेटे अब टॉप टू द बॉटम जब आते हैं तो मैं एक एरो लगा देता हूं और आपको लिख के दे देता हूं। टॉप टू द बॉटम आते हुए इंक्रीज होना है किसने? रिडक्शन पोटेंशियल ने। तय कर लो। फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होगा, यह बात भी भूली नहीं है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमेशा टॉप टू बॉटम होगा। क्या मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन देने के बारी आएगी तो ऊपर वाला नीचे वालों को इलेक्ट्रॉन देगा। क्या मतलब? यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का असूल याद रख लेना। लो रिडक्शन पोटेंशियल वाले को इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होना है और नीचे पड़े हुए हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले को इलेक्ट्रॉन गेन करना है। यार मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि सबको किसने देना है? ऊपर वाले ने। यानी कि बिल्कुल हमारे यहां जिस तरह रूल है, सबको कौन दे रहा है? ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दे रहा है। तो बेटा इस बात को ज़हन में रख लेनी चाहिए कि ऊपर वाले ने नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं। अगर आप किसी से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास हाई रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। किसी का दरवाजा खटखटाया, ठक ठक ठक, उसे बोला इलेक्ट्रॉन है, वो कहेगा है। आपने कहा इलेक्ट्रॉन दो, तो वो पहले तुम्हें सर से लेकर पांव तक देखेगा तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रॉन लेने का रिडक्शन पोटेंशियल है या नहीं है। तो अगर तो आपका हाई रिडक्शन पोटेंशियल हुआ तो फिर वापस इलेक्ट्रॉन लेकर आओगे, और अगर तुम चले गए लो रिडक्शन पोटेंशियल के साथ तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो यू मस्ट हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल इन ऑर्डर टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो फिर तय कर लो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पोजीशन का होता है ये हाई रिडक्शन पोटेंशियल का होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला एलिमेंट होता है ये लो रिडक्शन पोटेंशियल का होता है। ये बात तय होगी। किसने इलेक्ट्रॉन गेन करने, किसने लूज करने हैं, किसने एनोड के तौर पे काम करना है, किसने कैथोड के तौर पे काम करना है, तो अपर ने क्या क्या बनना है, लोअर ने क्या क्या बनना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आइए आप लोगों को ये सारी बातें भी इकट्ठी करके दे देता हूं, एक पॉइंट के ऊपर काम आएंगी। तो अपर एलिमेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या करेगा? इसकी लार्ज नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के सामने एग्जांपल रखी, फॉर एग्जांपल लिथियम की और आयरन की बात करते हैं, -3.04 वोल्ट्स, -0.44 वोल्ट्स। तो ये लार्ज नेगेटिव वैल्यू है, ये स्मॉल नेगेटिव वैल्यू है। दोनों का कंपैरिजन करवाएं तो ऑफ कोर्स ये ऊपर वाला बनेगा लिथियम, और आयरन जो है वो नीचे वाला बनेगा। तो बेटा जो लार्ज नेगेटिव वैल्यू वाला होता है वो हमेशा अपर एलिमेंट होता है या लो रिडक्शन पोटेंशियल का होता है। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट वाला क्या होता है? गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो हमेशा ऊपर वाले ने ऑक्सीडाइज होना है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो हमेशा किसके तौर पे एक्ट करता है? एनोड। अगर आप गैल्वानिक सेल बनाने लगे, और अगर मेटल है तो ये एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कंसिडर की जाएगी, याद रख लीजिएगा। और ये रिप्लेस कर सकती है लोअर मेटल को बाय रिड्यूसिंग प्रोसेस। ये आगे रिएक्शंस की शक्ल में आपको बताऊंगा कौन किसको रिप्लेस कर सकता है कौन नहीं। ये जो अपर एलिमेंट्स होते हैं ये रिलीज करवा सकते हैं हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्शन विद मिनरल एसिड। इसका भी रिएक्शन आपको बताऊंगा। और इनको जब भी
गैल्वानिक सेल के पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्लूड किया जाएगा, इनका रिडक्शन इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये थी सारी की सारी बात किसके लिए, एक अपर एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला एलिमेंट होता है। इसको ऑपोजिट कर लोगे लोअर एलिमेंट के लिए, कर ले इसको। ओके, ये देखो आपके पास ये स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, अगर दो नेगेटिव वैल्यूज का कंपैरिजन कर रहे हो तो स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, बेटा ये पॉजिटिव वैल्यू में भी जाके आप लोग सीख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं। कैसे, ये देखो मैं लिख देता हूं कॉपर, इसका है +0.34 वोल्ट्स। फिर मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने फ्लोरीन, इसका मैं लिख देता हूं +2.87 वोल्ट्स। अब देखो ये हमारे पास है स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव का तो पता चल गया है, तो ये पॉजिटिव का भी पता, जैसे स्मॉल पॉजिटिव है, ये लार्ज पॉजिटिव है, तो एक स्मॉल पॉजिटिव और एक लार्ज पॉजिटिव याद रख लीजिएगा। फिर वही बात, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू वाला हायर होगा और लार्ज पॉजिटिव वैल्यू वाला लोअर होगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख कर आ रहे थे। दो नेगेटिव वैल्यूज का भी कंपैरिजन बता दिया, दो पॉजिटिव वैल्यूज का भी कंपैरिजन बता दिया। नेगेटिव में लार्ज नेगेटिव वाला अपर, स्मॉल नेगेटिव वाला लोअर, पॉजिटिव में स्मॉल पॉजिटिव वाला अपर, लार्ज पॉजिटिव वाला लोअर। पेपर में सवाल आए, खबरदार अगर गलत किया, क्योंकि इसकी आगे मैं प्रैक्टिस भी करवाने लगा आपको। ऑपोजिट कर दे सब कुछ, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। अब आपको पता चल जाना चाहिए कोई भी दो स्पीशीज के दरमियान जो क्वेश्चन आएगा किस तरह का आएगा। स्मॉल नेगेटिव वैल्यू वाला आपने कहना लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इटसेल्फ गेट रिड्यूस करेगा, तो ऑफ कोर्स एज ए कैथोड एक्ट करेगा, क्योंकि रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है। लेस रिएक्टिव मेटल कहलाएगी एज कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, और ये ऊपर वाली मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकती। और अगर हाइड्रोजन से नीचे वाली मौजूद है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ मौजूद होगी, तो हाइड्रोजन गैस भी नहीं रिलीज करवा सकती। एग्जांपल्स बताऊंगा अभी आपको। और इसको जब भी इंक्लूड करना है तो एज ए रिडक्शन पोटेंशियल इंक्लूड करना है। ये दो बातें मैंने आपको बता दी कि अपर एलिमेंट और लोअर एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। अगला सवाल आपका कि सर इनको जरा इंप्लीमेंट करके सिखा दें, तो मैं अब आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस भी साथ ही करवा दूं, ताकि ये सारी बातें वहां पे इंप्लीमेंट भी हो जाए। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को चेकआउट करना है, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ द सेल, कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्टिविटी को चेक करना, कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव, और एक मेटल दूसरी मेटल से रिप्लेस करने का प्रोसीजर, और मिनरल एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवाने का। और ये सारे के सारे एप्लीकेशंस अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वन बाय वन करके, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिटेल डिस्कस। साथ ही में मैं ये भी आप लोगों को बता दूंगा कि यार ये जो स्पेक्टेटर आयंस का एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसा कि मैं हर साल बताता हूँ स्पेक्टेटर आयंस क्या होते हैं, इसके हवाले से भी जो है वो बात आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाएगी। लेकिन अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम बच्चों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि पेपर में जो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें अगर पेपर में आती है तो तुम लोगों ने इनसे कैसे निपटना है। आइए जरा इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट्स को, अब देखो मैंने यहाँ पे अपने हाथों से कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखनी है ताकि आप लोगों को पता चलता चला जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये देखते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। मैं आप लोगों के सामने दो रिएक्शन लिखता हूं, Zn प्लस कॉपर Zn प्लस 2 प्लस कॉपर, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूं कॉपर प्लस Zn कॉपर प्लस 2 प्लस Zn। मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे अप्लाई करें, शॉर्टकट्स बताता हूं। आप लोग जरा देखो, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पता होना चाहिए 0.76 वोल्ट है। कॉपर का रिडक्शन, ये सब का मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूँ, ठीक है। ई नॉट ऑफ रिडक्शन, ई नॉट ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू, एक एग्जांपल काफी होगी। अब आप लोग खुद फैसला करें कि जिंक वाला अपर बन रहा है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है, और कॉपर वाला
हायर बन रहा है, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। तो फिर तय कर ले किसको ऑक्सीडाइज होना है, किसको रिड्यूस होना है। जिंक मस्ट गेट ऑक्सीडाइज एंड कॉपर मस्ट बी रिड्यूस। अब दोनों में से एक ऐसा रिएक्शन सेलेक्ट करना है जिसमें जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा और कॉपर रिड्यूस हो रहा हो, तभी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम लोग ने इसमें से स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन फाइंड आउट करना। ठीक है, सिंपल एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। तो जरा चेकआउट करते हैं यार। जिंक यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस में जा रही है और कॉपर +2 से 0 में आ रही है। इसका मतलब है जिंक ऑक्सीडाइज्ड और कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स को देखें तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी। इसका मतलब है ऊपर वाला रिएक्शन मुमकिन है। नीचे वाले को देखते हैं। कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जिंक इज गेटिंग रिड्यूस्ड विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है नीचे वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले को रिड्यूस होना पड़ेगा, लो वाले को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। इसी एग्जांपल में अब आप लोगों से ये पूछा जाए एनोड कौन है, कैथोड कौन है। डेफिनेटली जो ऑक्सीडाइज होता है वो एनोड है। तो इसका मतलब है कि जो जिंक का हमें रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट दिख रहा है, ये हमारे पास एज एन एनोड एक्ट करेगा। ठीक होगा। और इसी तरह जो रिडक्शन पोटेंशियल आप लोगों के पास कॉपर का था, कॉपर का हमें मिलेगा एज ए कैथोड। तो मैंने इसको लिख दिया एज ए कैथोड। यहीं पे अब आपको पता चल गया किसने एनोड के तौर पे ऐड करना है, किसने कैथोड के तौर पे ऐड करना है। ये दो बातें भी आपको पता चल गई। तीसरी बात कि अगर जिंक और कॉपर को कंबाइन किया जाए तो सेल पोटेंशियल कितना है, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। तो अगर ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आए तो रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इन दोनों ऊपर वाले रिएक्शंस का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखाता हूं एक एडवांस वे में। अब आपके पास दो तरीके हैं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन कर ले, या एक और फॉर्मूला है किसी भी सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया था कि ई कैथोडिक माइनस ई एनोडिक। बड़ा आसान तरीका है। इसमें साइन चेंज करने वाले पंगे से बच्चों को निकाल देते हैं। आपको ये जेन में रखना ही नहीं है कि साइन चेंज करना है नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी है। जो कैथोड के तौर पे ऐड कर रहा था उसका पोटेंशियल यहाँ पे पुट करो तो वो था +0.34 वोल्ट्स। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द अपर रिएक्शन, इसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें जिंक का एज ए एनोड ऐड करना था क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था, और कॉपर का कैथोड के तौर पे ऐड करना था। -G एनोड वाला पोटेंशियल भी कितना देख लो, आप कहेंगे सर -0.76 वोल्ट है। ठीक है, लो जी, इन दोनों को अब अगर मैं प्लस करता हूं बच्चों तो देखो ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो +0.34 वोल्ट्स +0.76 वोल्ट्स इज इक्वल टू +1.10 वोल्ट। इसका मतलब है ये सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल है। इसी तरह किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करके पूछा जा सकता है। इसी का अगर आप कहेंगे सर जरा इसका वो नेगेटिव वाला पोटेंशियल बताएं जरा बेटा, ये जो नीचे वाला रिएक्शन मुमकिन नहीं था। अगर हम लोग इसको देखें जहां पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा था और जिंक रिड्यूस हो रहा था, तो इसका भी सेल पोटेंशियल फाइंड आउट किया जा सकता है इस वाले रिएक्शन का। तो अब आप लोग इसको भी देखो कि इसका E0 ऑफ द सेल फाइंड करना हो तो कॉपर का ऑक्सीडेशन और जिंक का जो रिडक्शन देखना पड़ेगा। तो कैथोडिक जो है हमारे पास जिंक का होगा, तो मैं कैथोडिक लिख रहा हूं -0.76 वोल्ट, माइनस करके मैं लिख रहा हूं एनोड का, जिसको एनोडिक पोटेंशियल कहते हैं 0.34 वोल्ट्स। मैंने यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं किया। तो जब आप अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये -1.10 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने सिंपल से इस फॉर्मूले को यूज करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पड़े हुए पोटेंशियल्स को उठा के यहाँ पुट करना है। लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला ऑक्सीडाइज होगा और एनोडिक पोटेंशियल कहलाएगा, हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला रिड्यूस होगा और कैथोडिक पोटेंशियल कहलाएगा। ये भी बात आपको अप्लाई करके बता दी। फिर अब आपको रिएक्टिविटी के बारे में बता दें, टॉप टू द बॉटम आते हुए याद रख लीजिएगा। एक बात बता दूं, रिडक्शन पोटेंशियल का, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल का रिएक्टिविटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। अब ये भूलना नहीं है, जितनी
लो रिडक्शन पोटेंशियल की होगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी। तो अब अगर मैं जिंक और कॉपर और सिल्वर में से कंपैरिजन करवा के आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों को कहना चाहिए कि जिंक मोर रिएक्टिव होगी। रीज़न इसके मोर रिएक्टिव होने की मैंने आपको बता दिया है कि इसका लो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। इसका मतलब है जिंक ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगी, सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी पोजीशन भी हाई होगी। सारी बातें बार बार एक ही बात को मैं दोहरा रहा हूँ, इसलिए अब आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए सारी बातें अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर उसके बाद आता है कौन सी मेटल किसको रिप्लेस कर पाएगी। मेटल का केस कुछ और है, नॉन मेटल्स का कुछ और है, ये भी आपको बता दूं। रिप्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अदर, और इसी तरह एंड नॉन मेटल बाय अदर, नॉन मेटल। इस बात को भी अब जरा सीख लीजिएगा, एक एक एग्जांपल मोर देन इनफ होगी। रूल याद रख लीजिएगा इसका। रूल क्या है कि अपर मेटल रिप्लेस करेगी लोअर को। अपर मेटल विद लो रिडक्शन पोटेंशियल रिप्लेस लोअर्स। अपर मेटल विद लो रिडक्शन पोटेंशियल रिप्लेस कर देगी लोअर मेटल को, ये बात तय कर लो। मैं दो रिएक्शंस लिखता हूं, क्या मतलब रिप्लेसमेंट का। कॉपर प्लस ZnSO4 साइन ऑफ एरो, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ओके, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एरो, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जनाबे वाली, अब आप लोग फैसला करोगे दोनों में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, कॉपर 0 से +2 में गया, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जिंक गेन कर रहा है। ऐसा मुमकिन है? नो। आप कहेंगे सर नहीं मुमकिन, क्योंकि कॉपर हाई रिडक्शन पोटेंशियल का है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। इसका मतलब है कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकती है, क्योंकि जिंक अपर मेटल है और कॉपर लोअर मेटल है। तो ये कॉपर और जिंक की एग्जांपल आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी, बता दी, सिखा दी। अब जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकती है, कॉपर सिल्वर को कर सकती है, लेकिन सिल्वर कॉपर या जिंक में से किसी को नहीं कर सकती। तो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को रिप्लेस करेगा। ये बात थी मेटल्स की। बात करूं अगर नॉन मेटल्स की तो उल्टा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो आप लोगों को आयोडीन ऊपर मिलेगी, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और सबसे एंड पे फ्लोरीन। यानी कि फ्लोरीन जो है वो हाई रिडक्शन पोटेंशियल की है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके या रिड्यूस करके, दूसरे को रिड्यूस करके रिप्लेस करती है, नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइज करके रिप्लेस करती है। तो यहां पे रूल याद रख लीजिएगा, हैलोजेंस के केस में लोअर हैलोजन विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल रिप्लेसेस अपर्स, रिप्लेस अपर विद लो रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये बात भी आपको एग्जांपल के साथ समझानी पड़ेगी। मैं आपके सामने फिर से दो रिएक्शंस लिखता हूं। मैं आप लोगों से कहता हूं आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको रिप्लेस कर सकती है, क्योंकि इसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन आयोडीन में से किसी हैलोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, फ्लोरीन को नहीं कर सकता। तो क्या तय कर लें, हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो लोअर हैलोजन होगा वो अपने से ऊपर वाले हैलोजन को रिप्लेस करता है। मेटल के केस में क्या था, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को रिप्लेस करती, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिप्लेस करना है। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करके रिप्लेस करना है। तो आइए जरा एग्जांपल्स पढ़ते हैं। मैं आप लोगों के सामने कहता हूं यार F2 प्लस 2NaCl, दो रिएक्शन लिखूंगा, आप लोग बाकी रिएक्शंस को प्रैक्टिस में डाल दीजिएगा। तो यहां पे मैं 2NaF प्लस क्लोरीन को फ्री स्टेट में रिप्लेस करवा दिया। दूसरा रिएक्शन में लिखता हूं Cl2 प्लस 2NaF सोडियम फ्लोराइड एरो। यहां पे मैं लिख रहा हूं 2NaCl प्लस F2। अब फैसला तुम लोग करोगे इन दोनों रिएक्शन में से कौन सा पॉसिबल। आप कहेंगे सर एक सेकंड हम सोच के बता सकते हैं। मैं कहूंगा सोचो, मुझे तो कोई एतराज नहीं। आप कहेंगे सर देखिए फ्लोरीन 0 से
-1 में, यानी कि फ्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है, तो फ्लोरीन की पोजीशन नीचे है और ये रिड्यूसिंग अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है क्योंकि इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। ये आपके सामने देखो लिखा हुआ है, वैल्यूज़ भी देख लो अगर आप, तो फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल की हाई है। इसका मतलब है फ्लोरीन ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया। फ्लोरीन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है और ऊपर पड़ी हुई है क्लोरीन, उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे बच्चे अक्सर एक गलती करते हैं, बताओ क्या गलती करते हैं? वो ऊपर और नीचे पीरियोडिक टेबल में चले जाते हैं। वो कहते हैं पीरियोडिक टेबल में ऊपर फ्लोरीन है नीचे आयोडीन है, तो ऊपर वाली, सर ने कहा था नीचे वाली ऊपर वाले को रिप्लेस करेगी, तो समझते हैं आयोडीन फ्लोरीन को रिप्लेस करेगी। नहीं, ये अरेंजमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की है, पीरियोडिक टेबल वाली अरेंजमेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेस पर बात करें। तो फ्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ऑफ कोर्स फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है और क्लोरीन को देखो -1 से 0 में ले जाकर ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये रिएक्शन मुमकिन है। क्लोरीन कभी भी फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकती, बल्कि दुनिया का कोई माई का लाल ऐसा एलिमेंट आज तक पैदा नहीं हुआ जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेकर के उसको रिप्लेस कर दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये आपको नॉन मेटल के बारे में बता दिया कि एक नॉन मेटल दूसरे को किस कंडीशन पर रिप्लेस करेगी। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी है मेरे पास काफी। उसके बाद मिनरल एसिड्स में से हाइड्रोजन गैस कौन रिप्लेस करवाएगा? हर वो मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर पड़ी हुई है, लो रिडक्शन पोटेंशियल की है, वो हाइड्रोजन गैस से रिप्लेस करवा देगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में जानी है रिड्यूस होकर। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे पड़ी हुई है मेटल्स, वो हाइड्रोजन गैस से रिप्लेस नहीं करवा सकती। लाइक ये पड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसके ऊपर पड़ी है जिंक, इसके नीचे पड़ी हुई है कॉपर, इसका अपना 0.00 वोल्ट है, जिंक का -0.76 वोल्ट है और कॉपर का +0.34 वोल्ट है। तो जिंक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिप्लेस करवा देगा, लेकिन कॉपर ऐसा काम नहीं कर सकता। दो रिएक्शंस लिखता हूं, आप लोग खुद फैसला करेंगे। Zn+2HCl, HCl के साथ रिएक्शन हुआ, ZnCl2 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, कॉपर +2HCl, कॉपर क्लोराइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। Can anyone of you tell me which reaction is possible and which is not possible? कहेंगे सर 1 मिनट, देखिए यहाँ पे सर जिंक 0 है और हाइड्रोजन प्लस है, तो जिंक +2 में चला गया और हाइड्रोजन 0 में चला गया। इसका मतलब है जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है और हाइड्रोजन क्या हुआ है? रिड्यूस। तो ऑफकोर्स ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस करके रिप्लेस कर सकता है। आप कहेंगे सर जिंक रिप्लेस करवा सकती है हाइड्रोजन गैस फ्री स्टेट में, लेकिन कॉपर नहीं करवा सकती क्योंकि कॉपर हाई रिडक्शन पोटेंशियल की है। ये कभी भी ऊपर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और उसको रिड्यूस कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमेशा हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगी। तो ये थी स्टोरी। ऊपर वाली मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा सकती है अगर मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शंस हो। तो ये जो आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद है तुम लोगों को ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये सारे पॉइंट्स क्लियर रखिएगा, किसने क्या करना है, कैसे करना है। इस वीडियो को बार बार देखिएगा और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन एप्लीकेशंस की बुनियाद पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जिन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में मैं आप लोगों को ऑफ कोर्स करवाऊंगा। तो इस वक्त तुम लोगों ने सीख लिया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन कम रिएक्टिव, किसने किसको रिप्लेस करना है और किसने किसको रिप्लेस नहीं करना। इस तरह के काफी क्वेश्चंस हैं जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको स्पेक्टेटर आयन का भी कॉन्सेप्ट दे दूं। जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो कुछ आयन्स बच जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर जो कि रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर नहीं गए होते, उनको स्पेक्टेटर आयन्स का नाम दिया जाता है। तो मैं ये बात अपने वीडियो लेक्चर्स में अक्सर बताता हूं। आयन्स लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, वो आयन्स जो पीछे रह जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, ना वो ऑक्सीडाइज होते हैं ना वो रिड्यूस होते हैं, तो ऐसे आयन्स को स्पेक्टेटर आयन्स का नाम दिया जाता है। सच काइंड ऑफ आयन्स आर कॉल्ड स्पेक्टेटर आयन्स। तो ये बात अब आप लोगों ने भूलनी नहीं है कि स्पेक्टेटर आयन्स क्या होते हैं। वो आयन्स जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान पीछे रह जाते हैं। क्या मतलब? सोडियम क्लोराइड में पहले बता चुका हूं, सॉलिड में से तो करंट जाना नहीं है। लिक्विड में अब आप लोगों के सामने दो पॉसिबिलिटीज थी, एक सोडियम आयन की पॉसिबिलिटी थी और एक क्लोराइड आयन की। तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा, कैटाइन चला गया कैथोड पर और जाके रिड्यूस होकर के सोडियम मेटल बन जाएगा सॉलिड।
क्लोराइड आयन चला जाएगा एनोड पर और जाके क्लोरीन गैस बन जाएगा। तो स्पेक्टेटर आयन जो पीछे सोल्यूशन में बच गए हैं वो कौन से हैं? अच्छा, कहते हैं सर यहाँ पे कोई स्पेक्टेटर आयन नहीं है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब इसकी डाउन सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी तो डाउन सेल में इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हुए हम लोगों ने ऐड किया था कैल्शियम क्लोराइड, अगर आपको याद हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम करने के लिए। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम करने के लिए हम लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया था, वो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बेटे क्लोराइड आयंस तो ऑफ कोर्स चले जाएंगे एनोड पर, लेकिन पीछे कैल्शियम आयन बच जाएगा जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हुआ होगा। ऑफ कोर्स कैटाइन ने रिड्यूस ही होना होता है कैथोड पर जाकर। तो कैल्शियम आयंस एज ए स्पेक्टेटर आयंस होंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई, वो इलेक्ट्रोलिसिस of sodium chloride fused and down cell in order to extract sodium metal। इसी तरह मैंने सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर भी बताया था 4 तरह के आयंस होंगे। हाइड्रोजन आयंस होंगे, हाइड्रोक्सल आयंस होंगे वाटर के केस में, इसी तरह सोडियम आयंस होंगे और क्लोराइड आयंस होंगे। अगर आपको याद पड़े, मैंने बच्चों को बताया कि अब कैटाइंस और एनाइंस में कंपैरिजन आएगा। दोबारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे आ रही है, कौन से कैटाइन ने कैथोड पर जाना है और कौन से एनाइन ने एनोड पर जाना है, ये इनका रिलेटिव और रिडक्शन पोटेंशियल डिसाइड करता है। ये भी कॉन्सेप्ट जरा गौर से समझ लीजिएगा। कैटाइंस 2 है, हाइड्रोजन और सोडियम। कैथोड पर जाने के लिए याद रख लीजिएगा हमेशा हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला डिस्चार्ज फर्स्ट। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रख लेना है। कैथोड पर जाकर के रिड्यूस होने के लिए हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला चाहिए, तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला पहले डिस्चार्ज होगा, और एनोड पर जाकर के डिस्चार्ज होने के लिए हमेशा लो रिडक्शन पोटेंशियल डिस्चार्ज फर्स्ट। आपको पता है एनोड पर जाकर क्या होना है? ऑक्सीडाइज्ड। कैथोड पर जाकर क्या होना है? रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज होने के लिए लो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, रिड्यूस होने के लिए हाई रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। यही तो बात आपको शुरू से बताता चला आ रहा हूं। अब आप लोग हाइड्रोजन और सोडियम का कंपैरिजन करें। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है, सोडियम का -2 पॉइंट समथिंग वोल्ट है। ठीक है जी, 2.3 वोल्ट कर लेते हैं। अब आप फैसला करें हाई रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का है, तो डेफिनेटली कैथोड पर हाइड्रोजन आयन ही जाने में कामयाब होकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। पीछे जो आयन कैथोड कंपार्टमेंट में रह जाएगा एज ए स्पेक्टेटर आयन, वो कौन होगा? सोडियम। ये मैं बात पहले बता चुका हूं, अब स्पेक्टेटर आयन के साथ दोबारा समझा रहा हूं। इसी तरह हाइड्रोक्सल आयंस और क्लोराइड आयंस का कंपैरिजन करवाया जाए तो बेटे याद रख लीजिएगा हाइड्रोक्सल आयंस जो है और इन क्लोराइड आयंस के अंदर भी कैथोड और एनोड पर जाने की जो शक्ति है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोक्सल आयंस पहले चले जाते हैं एनोड पर। इनकी जो है वो डिस्चार्ज होने की एबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए आपको याद होगा आप लोगों ने डायफ्राम सेल के अंदर वो ब्राइन का लेवल हाई रखा था और पार्टीशन यूज़ की थी ताकि हाइड्रोक्सल आयंस को रोका जाए। बट यहाँ पे ऑफ कोर्स हाइड्रोक्सल आयन दौड़ कर एनोड पर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको रोक लिया जाता है डायफ्राम लगाकर और ब्राइन का लेवल हाई रखकर। तो रिजल्ट में सिर्फ क्लोराइड आयंस जा पाते हैं। तो बेटा ये क्लोराइड आयंस को डायफ्राम के थ्रू रोका गया, अदरवाइज हाइड्रोक्सल आयंस ने जाना था। तो इस सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन जिसको मैंने ब्राइन बोला था, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस में आपको 2 टाइप के आयन स्पेक्टेटर आयंस के तौर पे मिलेंगे, एक हाइड्रोक्सल और दूसरा सोडियम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एज ए बाय प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा। तो स्पेक्टेटर आयन का कॉन्सेप्ट समझ आया। स्पेक्टेटर आयन हमेशा वो आयन होता है जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो पाता ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस और सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है इन दी फॉर्म ऑफ आयंस। तो इस तरह के आयंस को स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं। आइए जरा आप लोगों के लिए ये जो बात मैंने अभी की है कि किसने एनोड पर पहले जाना है और किसने कैथोड पर पहले जाना है, ये बात दोबारा से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आइए जरा देखते हैं कैटाइंस के कैथोड पर जाकर के डिस्चार्ज होने की ईज मैं अब आपको बताने लगा हूं आसान लफ्जों में। ईज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैटाइन is of discharge of cation at cathode। एक ही दफा बताऊंगा और हमेशा के लिए याद रहेगा।
इसके हवाले से क्या याद रख लेना तुम लोगों ने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका जितना हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना जल्दी जाके डिस्चार्ज होगा। सोडियम सिल्वर का पोटाशियम का कंपैरिजन करवाया जाए तो सिल्वर पहले डिस्चार्ज होगा क्योंकि सिल्वर का हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। तो क्या तय कर लें, डिस्चार्ज होने के लिए कैथोड पर चाहिए हाई रिडक्शन पोटेंशियल, डिस्चार्ज फर्स्ट। डन हो गया जी, ये तो बात ही कैथोड की। अब आ जाए एनाइन की एट एनोड डिस्चार्ज, इसका इन्वर्स कर ले। एनाइन डिस्चार्ज इज एट एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल से इनवर्स रिलेशनशिप है। भूलेगा तो नहीं, एक का डायरेक्ट और एक का इनवर्स, ठीक है। अब देखें, मैं आप लोगों के पास इनकी ईज ऑफ डिस्चार्ज का एक ऑर्डर बना देता हूँ। हाइड्रोक्सिल जल्दी डिस्चार्ज होगा, लो रिडक्शन पोटेंशियल के साथ है। इस तरह आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, अब इधर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है तो डिस्चार्ज की ईज भी कम होती जा रही है। उसके बाद नाइट्रेट मौजूद है, ये लार्ज साइज एनाइंस। फिर सल्फेट आ जाते हैं, सल्फेट सब आ गए। और उसके बाद एंड पे फ्लोराइड आयन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाई रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आयंस के डिस्चार्ज होने की जो ईज है ये आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। और ये थी रिगार्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कितना आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए ये पता चलाना कि किसने कब डिस्चार्ज होना है और किसने कब डिस्चार्ज नहीं होना। आइए जरा ये अप्लाई कर दे कैल्शियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड एक्चुअल सोल्यूशन पर, तो आप लोग इसका आंसर बड़ी आसानी के साथ एवेल्युएट कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है, किसी भी सूरत में कोई मुश्किल टास्क नहीं है, इसको क्वाइट इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब अप्लाई कीजिएगा, कॉपर आयंस और हाइड्रोजन आयंस, आपके पास दो केटाइंस आएंगे। आप कहेंगे सर मुझे समझ आ गई है कि मैंने कैथोड पर ऑफ कोर्स कॉपर आयंस को लेकर के जाना है क्योंकि कॉपर आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तो कॉपर आयंस आपको मिलेंगे कैथोड पर और यहां पे स्पेक्टेटर आयंस होगा हाइड्रोजन आयन, जैसा कि आपको पता है। और दूसरी तरफ आप लोगों के पास अगर एक्टिव सोल्यूशन है तो हाइड्रोजन आयंस के साथ साथ हाइड्रोक्सिल आयंस भी पड़े हुए होंगे और क्लोराइड आयंस भी पड़े हुए होंगे। अब क्लोराइड आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस में से देखिए, अगर तो हमने डायफ्राम यूज ना किया तो फिर हाइड्रोक्सिल आयन जाएंगे, और अगर डायफ्राम यूज कर लिया तो फिर ऑफ कोर्स क्लोराइड आयंस को पहुंचाया जाएगा एनोड पर। तो हाइड्रोक्सिल आयंस को अक्सर रोक लिया जाता है क्योंकि ये एनोड पर जाकर ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करते हैं जो सॉल्यूशंस को कंटेमिनेट कर देती है। तो कोशिश किया जाता है क्लोराइड आयंस को भेजा जाए, क्लोरीन गैस बनाए और उड़े और कंटेमिनेशन ना करे इलेक्ट्रोड्स की और सेल की। तो ये थी स्टोरी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशंस की। अब इससे रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस को मैं रिलेट करूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक के साथ, यानी कि यूनिट ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। इसके अंदर 2-3 जो है वो टॉपिक्स रह गए। एक ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक है और साथ में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन और चंद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अलॉन्ग विद फ्यूल सेल। इसके लिए वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल भी रखिएगा। उम्मीद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम लोगों को समझ आई होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज वुमन परफेक्ट। गुड लक।